Hello student. Student, before I explain you the topic about the black body radiation, I want to explain you about the heat transfer. Heat transfer. So student, whenever two bodies are having the difference in their temperature, then the heat flows from the body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This process of transferring the heat energy from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature is known as the heat transfer. तो क्या बात आपको समझ में आई कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, बराबर। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और हीट एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। The flow of heat energy from body at high temperature to that at low temperature is called heat transfer. Now, there are basically three types of heat transfer. Types of heat transfer, or you can say mode of heat transfer. ठीक है, तो हीट ट्रांसफर तीन वे में होता है, तीन मेथड से होता है। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज द थर्मल कन्वेक्शन। फर्स्ट वन इज नोन एज द थर्मल कन्वेक्शन। तो ये जो थर्मल कन्वेक्शन होता है, ठीक है, first I explain about the thermal conduction. Thermal conduction. So this thermal conduction is mainly taking place in the solid bodies. Thermal conduction जो होता है वो किसमें होता है? In solids. जो solid body में एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर जो हीट एनर्जी फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्मल कंडक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि जैसे ये एक मेटल की स्केल है, ठीक है। अगर आप इस मेटल की स्केल को एक एंड से होल्ड करोगे एंड इफ यू पुट द अदर एंड ऑफ द स्केल ऑन द फ्लेम, तो अगर आप इसको फ्लेम के ऊपर रखोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको यहां पर अपने हाथ में गर्म लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द हीट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस हॉट एंड टू दिस अदर एंड। तो यहां पर हीट एनर्जी सॉलिड बॉडी के अंदर फ्लो हो रही है। ये मेटल की स्केल कैसी है? एक सॉलिड बॉडी है। तो सॉलिड बॉडी के अंदर जस्ट लाइक अ मेटल रॉड जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थर्मल कंडक्शन। बात समझ में आई आपको? थर्मल कंडक्शन इज the method of heat transfer from one part of the solid body to the other part of the solid body. You can note down this. Second is known as thermal convection. Now thermal convection is taking place in fluid. फ्लूइड के अंदर होता है। अब फ्लूइड में क्या क्या आता है? तो फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आता है और
गैस भी आते हैं। तो लिक्विड के अंदर जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है, जो गैस के अंदर हीट एनर्जी का फ्लो होता है, दैट इज बाय विच प्रोसेस, दैट इज बाय द थर्मल कन्वेक्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज यू हैव कंटेनर, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, एंड इन दैट कंटेनर सपोज देयर इज अ वाटर से उसको भरा हुआ है, एंड यू हैव पुट दैट वेसल ऑन द स्टव के ऊपर आपने उस वेसल को रख दिया है। इफ यू टच द अपर सरफेस ऑफ द वाटर, you will find that the water is cool. The heat energy is supplied to that water from the lower part, but after some time you find that the whole water is getting heated. पूरा के पूरा पानी गर्म हो गया है। तो वहां पर जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है from the lower part of the liquid to the upper part of the liquid, and the whole amount of liquid gets uniformly heated. तो यहां पर लिक्विड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कौन सी मेथड से होता है? थर्मल कन्वेक्शन से होता है। सिमिलरली जो गैस है, गैस मतलब कि एयर, बराबर, जो एयर है वो भी एयर की हीट एनर्जी से गर्म हो जाती है। तो गैस के अंदर जो हीट एनर्जी का फ्लो होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस थर्मल कन्वेक्शन। समझ में आया? So thermal conduction is the method of heat transfer which is in the solids. Thermal convection is the method of heat transfer in the liquid and gas. And the third type of heat transfer is known as the thermal radiation. Now student, this thermal radiation is the method of heat transfer which is taking place in vacuum. वैक्यूम के अंदर मतलब जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है तो वहां से भी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, एंड दैट इज नोन एज द थर्मल रेडिएशन which is also simply known as the radiation. Student, you know that कि sun is the biggest source of energy, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस से कुछ अराउंड 100 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है, एंड बियॉन्ड दैट देयर इज अ वैक्यूम, बट वी आर रिसीविंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। सो दैट इज बिकॉज ऑफ विच मेथड? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थर्मल रेडिएशन। तो बेसिकली अ थर्मल रेडिएशन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर which does not require any kind of medium, मतलब वो वैक्यूम में भी हो सकता है, बराबर। तो जस्ट लाइक देयर आर बर्निंग वुड्स, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर में हम हीट एनर्जी के लिए टू रिसीव द हीट एनर्जी वी आर बर्निंग द वुड्स, लकड़े हम जलाते हैं और फिर वो लकड़े से दूर हम कुछ डिस्टेंस पर बैठ जाते हैं, बराबर ना। यूजुअली इन द विंटर नाइट्स वी आर डूइंग दिस। So we are receiving the heat energy from that burning woods. So there is no contact between our body and that burning wood, but there also we are receiving the heat energy. So that is by which method? That is by the thermal radiation. So thermal radiation does not require the medium. मतलब वैक्यूम में से हो सकता है, अगर मीडियम है तो मीडियम में से भी होगा, but medium is not the requirement. Is it clear? So these are the three basic method of heat transfer that we must know. ठीक है? Okay. So ये है 3 method of heat transfer. Okay. So student, I told you about the 3 type of heat transfer: thermal conduction, thermal convection, and the third one is the thermal radiation. Okay, now here I give you one more definition about the thermal radiation. Understand this definition carefully. The electromagnetic
radiation emitted by a body by virtue of its temperature is called thermal radiation or simply radiation. Okay, understand student, the electromagnetic radiation emitted by any body due to its temperature, ऐसा भी लिख सकते हैं, is called the thermal radiation. देखो कोई भी बॉडी उसके टेम्परेचर के वजह से जो रेडिएशन एमिट करती है उस रेडिएशन को क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं. बराबर. देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूं ताकि आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझ सको. स्टूडेंट, अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज मोर देन द 0 केल्विन टेम्परेचर. 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है ना, that is the temperature at which there is no motion of the material particle. But as the temperature increases than the 0 Kelvin, then the constituent particle of the object begin to move, and when they are performing the motion, they are emitting this certain type of radiations which we call as the thermal radiation. जैसे कि ये मेरे हाथ में एक मेटल की स्केल है. स्टूडेंट, यू विल नॉट बिलीव दैट एट प्रेजेंट ये जो मेटल की स्केल है, इट इज एमिटिंग सम रेडिएशन फ्रॉम इट. इवन माय बॉडी, ये मेरा हाथ जो है, इट्स माय बॉडी, इट इज ऑल्सो एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. माय शर्ट, माय स्किन, इट्स एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. This board is also emitting the electromagnetic radiation. Understand one thing, that every object having the temperature more than 0 Kelvin temperature always emits a radiation. और इस रेडिएशन को कैसा रेडिएशन कहते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक सेपरेट चैप्टर क्लास 12 में है. क्लास 12 में 8 नंबर का चैप्टर है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो डिटेल में तो आप लोग वही पढ़ने वाले हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है. बट हियर ऑल्सो आई विल गिव यू सम नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स सर्टन एनर्जी फ्रॉम इट ड्यू टू इट्स टेम्परेचर. उसके टेम्परेचर की वजह से उसमें से कुछ एनर्जी का एमिशन करता है, और इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को कहते हैं थर्मल रेडिएशन. थर्मल मतलब रिलेटेड टू द हीट, सो दैट इज नोन एज द थर्मल रेडिएशन. समझ में आया? ओके, सो थर्मल रेडिएशन इज व्हाट, दैट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी होती क्या है. देखो, एज आई सेड दैट एवरी बॉडी एमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम इट. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एब्सॉर्बिंग द रेडिएशन विच इज एमिटेड बाय द अदर बॉडी. जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरी जो स्किन है, मेरी जो बॉडी है, इट इज एमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एब्सॉर्बिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय सम अदर बॉडी. मतलब मेरे आजू बाजू जितनी भी बॉडीज है, ठीक है, जैसे कि ये बोर्ड की सरफेस है, ठीक है, ये वॉल है, या तो फिर आप जहां पर भी बैठे हो, आपके आजू बाजू जो भी आपके घर में जो भी चीजें रखी हुई है, टेबल है, कोई ग्लास पड़ा हुआ है, कोई फैन है, एवरी ऑब्जेक्ट is emitting the electromagnetic radiation,
and this body is also absorbing that electromagnetic radiation. So point क्या है? Point ये है कि every body emits the electromagnetic radiation. At the same time, it is also absorbing the electromagnetic radiation which are emitted by some other body. बात आपको समझ में आई? मतलब हर बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन करती है और साथ साथ में जो बाकी सब बॉडीज है उसके आजू बाजू वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है, ये बॉडी उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है। समझ में आया? तो यहां पर ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो उसकी मैं डेफिनेशन आपको यहां पर समझा देता हूं। ब्लैक बॉडी, व्हाट इज दैट ब्लैक बॉडी? द सब्सटेंस which absorbs all the radiations incident on it. The substance which absorbs all the radiation incident on it is called ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो उसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। देखो स्टूडेंट, जो ब्लैक कलर की बॉडी होती है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट a black color body. I am not telling you black body. Here I am telling you about a black color body. तो black color body जो होती है ना, it has a tendency to absorb all the radiations incident on it. जैसे अगर हम समर में ब्लैक कलर के कपड़े पहन के घर के बाहर निकलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग में जितने भी रेडिएशन है सभी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करता है। whereas the white color has less tendency to absorb that radiation. तो समर के अंदर हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहनते हैं या तो फिर लाइट कलर के कपड़े जो हल्के कलर है जैसे कि पिंक है, बराबर, मतलब व्हाइट से मिलते जुलते कलर के जो कपड़े हैं वो पहनना ज्यादा प्रिफरेबल होता है। ये शायद आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, ओके। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है वो मैंने आपको समझाया कि ब्लैक बॉडी इज अ सब्सटेंस which absorbs all the radiation incident on it. That is known as the black body. See, a black body need not be black in color. देखो यहाँ पर बुक में ब्लैक बॉडी से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो मैं भी ब्लैक बॉडी से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, बट फिर भी आपको ब्लैक बॉडी क्या होती है वो मैंने समझा दिया कि the substance which absorb all the radiation incident on it, that is known as the black body. ठीक है, now if you heat the black body, जो black body होती है, अगर आप उस black body को heat करते हो, then that black body emits the electromagnetic radiation. That black body emits what? It emits the electromagnetic radiation. ठीक है, अब मैं स्टूडेंट इस टॉपिक के तरफ आता हूं जहां से बुक में समझाना शुरू किया है। अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि विदाउट टेलिंग यू ऑल दिस थिंग इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट दिस टॉपिक, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया। ठीक है, सो नाउ आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस The black body radiation. Black body क्या होती है आपको समझ में आया कि the black body is the body which absorb all the radiations incident on it is known as the black body. And when you heat the black body, जब आप black body को heat करते हैं, it emits the radiation from it. जब आप black body को heat करते हो
तो ब्लैक बॉडी अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन करती है। समझ में आया? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो रेडिएशंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोग डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट, the most important thing about the black body radiation is that at any temperature the radiation emitted by the black body contains different wavelength. The most important thing about the black body radiation is that at any temperature it contains the electromagnetic radiation of a different wavelength। मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूं, बराबर? रटने के लिए तो कोई भी उसको रट सकता है, बट मीनिंग समझ में आना भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय एनी बॉडी इज दैट द रेडिएशन कंटेन्स ऑल द वेवलेंथ। ठीक है, मतलब कोई भी ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है, इन दैट रेडिएशन देयर आर वेरियस वेवलेंथ प्रेजेंट फ्रॉम मिनिमम टू द मैक्सिमम। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट black body radiation is that at given temperature radiation emitted by it contains all wavelength from minimum to maximum। देखो, गिवन टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, उस रेडिएशन में मिनिमम वेवलेंथ से लेके मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच की सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो डिसकंटिन्यूटी। मिनिमम वेवलेंथ से लेके मैक्सिमम वेवलेंथ तक सभी रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, बराबर? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि सपोज एक बॉडी है और उस बॉडी का टेम्परेचर है 2000 केल्विन। ठीक है, हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अ लैंप फिलामेंट। जो लैंप होता है, बराबर, फिलामेंट वाला लैंप। कैसा लैंप? फिलामेंट वाला लैंप। तो जो फिलामेंट वाला लैंप होता है, उसके फिलामेंट का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 2000 केल्विन टेम्परेचर। सो इन द रेडिएशन एमिटेड बाय दिस फिलामेंट लैंप, in the radiation emitted by this filament lamp, there are various wavelength present. There are various wavelength present from minimum wavelength to the maximum wavelength. देखो, यहां पर x एक्सिस पर क्या है? x एक्सिस पर है वेवलेंथ। तो आपको यहां पर एक कर्व दिख रहा होगा, ये कर्व है, दिस इज दैट कर्व। Can you see any discontinuity in that curve? आपको क्या इस कर्व में कहीं पर भी कोई ब्रेक नजर आता है? नहीं स्टूडेंट, इस कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं है। तो ये कर्व कैसा है? ये कर्व एक कंटिन्यूअस कर्व है। कैसा कर्व है? कंटिन्यूअस कर्व है। कंटिन्यूअस मतलब कि इन दिस कर्व देयर आर ऑल द वेवलेंथ फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ, ये मिनिमम वेवलेंथ है, जो भी है यहां पर जो भी वैल्यू होगी 10,000 से लेस, मे बी 8,000, 7,000, व्हाटएवर इट इज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस।
बट मिनिमम वेवलेंथ से लेके ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उसके बीच की सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? बट द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ इज डिफरेंट. मतलब कुछ वेवलेंथ की एनर्जी, कुछ वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी की वैल्यू कम है, और कुछ वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी ज्यादा है. तो जैसे कि आपको यहां पर y एक्सिस पर क्या दिख रहा है? y एक्सिस पर है रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ. मतलब कि वो जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, उस वेवलेंथ के यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है. एक्चुअली ये जो रेडिएशन है, दैट रेडिएशन इज एमिटेड बाय द सर्टेन बॉडी. रेडिएशन इज एमिटेड बाय द सर्टेन बॉडी. तो वो जो बॉडी है जो रेडिएशन का एमिशन कर रही है, कौन सी बॉडी है यहाँ पर? लैंप फिलामेंट. तो वो जो लैंप फिलामेंट है उसके यूनिट एरिया में से, उसके यूनिट एरिया में से यूनिट वेवलेंथ में से कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, दैट इज मेंशन ऑन दिस वाई एक्सिस. समझ में आया? तो आप इस ग्राफ को देखो, आप अभी सिर्फ इतने ही पोर्शन के ऊपर फोकस करो. सो सी, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ द एनर्जी इज दिस मच. कितनी है? नॉट नेसेसरी टू नो. कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, ये जो भी वेवलेंथ है यहां पर जो भी है 10,000 से स्लाइटली मोर, उसके लिए एनर्जी इज दिस मच. यू कैन सी दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, अब इसके ऊपर आप फोकस करो, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ द एनर्जी इज मैक्सिमम. सो दिस इज E max. समझ में आ रहा है आपको? कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, ये जो भी वेवलेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है. समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से पूरा जो पॉइंट है वो रिपीट करूंगा. स्टूडेंट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय अ बॉडी देयर आर electromagnetic radiation of all the possible wavelength from minimum to the maximum wavelength. Such radiation is called continuous radiation, but the energy contained of the different wavelength is different. Corresponding to certain wavelength, the energy is found to be maximum. समझ में आया आपको? Okay. Now, there was one scientist, and the name of that scientist was Wien. Scientist का नाम क्या था? Wien, W-I-E-N-V. तो scientist Wien found that as the temperature of the body increases, the wavelength corresponding to the maximum energy is found to decrease. वीन ने क्या कहा वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, बराबर. एक्चुअली इसको कहते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. विन्स डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्टिंग. विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो एज टेम्परेचर ऑफ बॉडी increases, as temperature of body increases, wavelength lambda m correspond to maximum value of energy decreases. It's very simple और आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. तो स्टूडेंट, at the 2000 Kelvin temperature corresponding to this wavelength,
corresponding to this wavelength the energy is found to be maximum. समझ में आया? Now suppose if the temperature of a body is more, suppose the temperature of the body is 3000 Kelvin, so we have this curve, हमारे पास ये curve है, and you can see that curve is also a continuous curve, means all the wavelengths are present. Now corresponding to this wavelength, देखो corresponding to this wavelength the energy is found to be maximum. इस wavelength के corresponding energy maximum है. तो यहां पर स्टूडेंट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पहले टेम्परेचर था 2000 केल्विन, then the temperature is 3000 Kelvin. This is 3, by mistake मैं 4 लिख रहा था, मैंने उसको ओवरराइट करके 3 लिख दिया. So earlier the temperature was 2000 Kelvin. The temperature has increased from 2000 Kelvin to 3000 Kelvin. The lambda, मतलब कि wavelength corresponding to which the energy is maximum is found to decrease. मतलब पहले इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम थी, ये वेवलेंथ है सपोज लैम्डा 1, और अब इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम है. तो आप यहां पर देखो कि जब हम ऐसे जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है, यहां पर 10,000 है, यहां पर 40,000 है. तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा. तो यहां पर ये है लैम्डा 1 और ये है लैम्डा 2, तो दोनों में ग्रेटर कौन है? लैम्डा 1 इज ग्रेटर, बराबर, एंड लैम्डा 2 इज स्मॉलर. तो लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1. T1 T2 इज मोर देन T1. तो क्या समझ में आया? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, 2000 से 3000 हो गया, the wavelength corresponding to maximum energy is found to decrease. जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी एमिट होती है वो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज होती है. समझ में आया? सो हियर लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. अंडरस्टैंड दिस. As the temperature increases, the wavelength corresponding to maximum value of energy decreases. I repeat this. आपको इसको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है. As the temperature of the body increases, the wavelength lambda m corresponding to maximum energy, मतलब जिस वेवलेंथ में से मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है वो वेवलेंथ डिक्रीज होते जाती है. इट इज डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स द लोअर साइड. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. समझ में आया? तो स्टूडेंट इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके लिखते हैं. तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये जो कॉन्स्टेंट है इस कॉन्स्टेंट को कहते हैं विन्स कॉन्स्टेंट. क्या कहते हैं इसे? दिस इज नोन एज विन्स कॉन्स्टेंट, राइट? ओके, आई डोंट हैव अ स्पेस, तो मैं थोड़ा सा यहां पर रब कर देता हूं. सो विन्स कॉन्स्टेंट समझ में आया आपको? एक्चुअली आपको विन्स डिस्प्लेसमेंट समझ में आया है कि नहीं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so as temperature increases, the wavelength lambda m corresponding to maximum value of energy decreases. So lambda m into t is equal to constant, and this constant is known as Wien's constant. एक बार फिर से यहां लिख देता हूं, lambda m into t is equal to constant. स्टूडेंट ये जो constant है उसको कहते हैं विन्स कांस्टेंट. विन्स कांस्टेंट. और ये जो कांस्टेंट है इसकी एक वैल्यू है. व्हाट इज दैट वैल्यू?
it is 2.9 10 raised to minus 3 meter Kelvin. You must remember this value. लैम्बडा है क्योंकि लैम्बडा का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, सो दैट्स व्हाई कांस्टेंट का यूनिट है मीटर केल्विन. सो 2.9 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. स्टूडेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ये जो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन करना है तो हम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करके उस बॉडी का टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज वी हैव एन आयरन रॉड. हमारे पास एक आयरन का, लोहे का एक रॉड है. वी आर हीटिंग दैट रॉड. हम उस रॉड को हीट कर रहे हैं. सो व्हेन वी हीट दैट रॉड तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर कम होगा, बराबर है, क्योंकि अभी अभी हमने उसको हीट करना शुरू किया है. सो इट्स टेम्परेचर विल बी लेस. यू विल फाइंड दैट इट्स कलर इज डल रेड. वो जो रॉड है उसका कलर कैसा होगा? डल रेड होगा. ठीक है, ओके. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स कलर बिकम्स रेडिश येलो. उसका जो कलर है वो रेडिश येलो जैसा हो जाता है. उसका जो कलर है वो ऑरेंज जैसा हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इफ इट्स टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज तो उसका जो कलर है वो हो जाता है ब्लू जैसा. बुक में ब्लू नहीं लिखा है बट आई एम टेलिंग यू ब्लू. उसका जो कलर है वो हो जाता है बाद में वायलेट जैसा. And then its color becomes like a white color. So why the color of the body is changing? Why the color of the body keeps on changing? Student, as the temperature of the body changes, the color of the body also changes. देखो आप लोगों को विबज्योर के बारे में तो पता ही होगा. स्टूडेंट, ये सब बुक में नहीं है. हर चीज मेरी बताई हुई बुक में मत ढूंढा करो. तो विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज नोन एज द विबज्योर. जो क्या बोलते हैं वो होता है ना रेनबो. रेनबो में 7 कलर होते हैं. एक्चुअली जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है. दिस आर दैट 7 कलर्स, बराबर. अब इसमें ये जो वायलेट कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, अराउंड 4000 के रेंज में होती है, बराबर. और जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है. इट इज अराउंड 8000. तो इनिशियली जब बॉडी का टेम्परेचर लेस होता है, जब हम वो आयरन के रॉड को हीट करते हैं तो इनिशियली उसका टेम्परेचर लेस होता है. तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने क्या लिखा था? मैंने स्टूडेंट ऐसा लिखा था कि लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो जब उसका टेम्परेचर लेस होता है तो इट इज एमिटिंग द हायर वेवलेंथ. हायर वेवलेंथ मतलब रेड कलर. इट इज एमिटिंग द रेड कलर. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कलर ऑफ दैट आयरन रॉड इज फाउंड टू बी रेड. उसका जो कलर है वो रेड होगा. फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका कलर रेड में से ऑरेंज हो जाएगा. फर्दर इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उसका कलर येलो भी हो जाएगा. एंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर उसका कलर ब्लू, बाद में वायलेट भी हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके. सो दिस इज हाउ द वेवलेंथ इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लोअर साइड. वेवलेंथ इज डिस्प्लेसिंग. Wavelength is displacing towards the lower side as the temperature is increasing. This is what is exactly the Wien's displacement law. आई बात समझ में? अच्छा, तो स्टूडेंट मैंने आपसे ये कहा था कि जो Wien's displacement law है it is useful in determining the temperature of the bodies. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि
मून है। अब हम लोग मून का अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना है स्टूडेंट, तो नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर हमको मून का टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या हम वहां पर जाके उसका टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा? पॉइंट इज कि इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द मून, इज इट नेसेसरी टू गो टू द मून? आंसर इज नो। वी कैन स्टडी द रेडिएशन एमिटेड बाय द मून। मून में से जो रेडिएशन, मून में से लाइट आ रही है ना, we can study the radiation emitted by that moon and we can see in that radiation what is the maximum wavelength। तो मून में से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो रेडिएशन में मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है? तो यहां पर बुक के अंदर वैल्यू दी हुई है कि द मैक्सिमम वेवलेंथ एमिटेड बाय द मून इज 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये मैंने लिखा हुआ है लैम्डा m into t is equal to 2.9 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ये है ना ये फॉर्मूला, इसमें आप लैम्डा m की वैल्यू रख दो। चलो यहां फिर से लिख देता हूं, लैम्डा m into t is equal to 2.9 into 10⁻³। ठीक है, तो t is equal to 2.9 into 10⁻³ और डिवाइड बाय लैम्डा m। तो you put the lambda m is equal to 14 micrometer, तो you will get certain answer। तो जो आंसर आएगा that answer will be near to 200 Kelvin। 200 आएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, that answer will be near about 200 Kelvin। So from that we can know that the temperature of the moon is 200 Kelvin। समझ में आया? मून का टेम्परेचर हम यहां पर अर्थ पर बैठे बैठे भी फाइंड कर सकते हैं। वी नीड नॉट गो टू द मून। द रेडिएशन विच आर एमिटेड बाय द मून आर रीचिंग टू अस। वी जस्ट हैव टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम। वो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ इन दैट स्पेक्ट्रम, and then we have to use the winds displacement law। आई बात समझ में? सेम वे ये तो था मून का एग्जांपल। सेम वे वी कैन आल्सो डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का भी टेम्परेचर, उसमें सन पर जाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम सन आल्सो द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच इज एमिटेड लैम्डा m is 4753 एंगस्ट्रॉम। Okay, student, you might have seen the spectrum from the sun। एक काम कर सकते हो, प्लास्टिक की स्केल लो, उसको सन के सामने रखो, तो you will see the different colors। ठीक है, तो that is the spectrum of the sunlight। With the help of spectrometer, we can observe the spectrum of the sunlight। We can measure the maximum wavelength of the sunlight। sunlight के अंदर जो maximum wavelength है वो है 4753 एंगस्ट्रॉम। यूजिंग इट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला लैम्डा into t is equal to 2.9 into 10⁻³ we can also obtain the temperature of the sun। तो सन का जो टेम्परेचर है वो निकल के आता है 60 केल्विन। देखो स्टूडेंट, आई टेल यू वन थिंग, यू डोंट You don't consider that this is the fixed temperature of the sun। आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। No method gives the perfect answer। तो यहां पर कोई मेथड से आंसर आया है 6060 केल्विन, बट you may also see the different value of the temperature of the sun while studying the different theory and while solving the numerical। But here I am just telling you that this is the way we can determine the temperature of the sun। समझ में आया? तो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप दैट कि विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो एग्जाम में शॉर्ट नोट दे में आस्क, तो मैंने जो बोला है आप उसके ऊपर से पॉइंट्स नोट डाउन करके यू मे राइट इन द एग्जाम ऑल्सो। Right, so this is about the winds displacement law।
Our next topic is Stephen Boltzmann's law. Student, I told you that if any body having a temperature more than the 0 Kelvin temperature, then it emits the electromagnetic radiation. It emits the radiation energy from itself. So how much is the energy emitted by it? उसमें से कितनी एनर्जी एमिट होती है? So there is a law regarding this which was explained by these two scientists. So वो जो लॉ है उसका मैं स्टेटमेंट आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. The total electromagnetic energy radiated by a body at temperature T, at absolute temperature T, is found to proportional to number 1 its size. साइज मतलब बॉडी का एरिया, कि बॉडी कितनी बड़ी है. नंबर 2 इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इट्स टेम्परेचर इन केल्विन. एंड नंबर 3 इट्स कैपेबिलिटी or ability also you can say. Its capability to emit radiation. Its capability to emit the radiation जिसको कहते हैं एमिसिविटी डिनोटेड बाय E. अब जरा फिर से समझो. The total electromagnetic energy radiated by a body, कोई भी बॉडी उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर 1 बॉडी के साइज पर डिपेंड करती है. नंबर 2 उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. और नंबर 3 उस बॉडी के कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो बॉडी रेडिएशन एमिट करने में कितनी कैपेबल है. ठीक है. तो स्टूडेंट यहां पर एक क्वांटिटी मैं डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज H. एंड व्हाट इज H? H इज dq by dt. तो ये dq by dt क्या है? दिस dq by dt इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, चलो मैं नाम लिखता हूं मैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी एमिटेड. ये जो dq है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम. आपको डिनोमिनेटर में टाइम दिख रहा होगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम दैट इज डिनोटेड बाय H. तो ये जो H है इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट एरिया? इट इज प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. So H proportional to AET raised to 4. Converting this proportionality into the equality, हम लोग ऐसे लिखेंगे H is equal to E sigma A T raised to 4. बराबर? हम लोग ऐसे लिखेंगे E sigma A T raised to 4. तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म of Stephen Boltzmann's law. This formula is for
द नॉन परफेक्ट रेडिएटर, ये किसके लिए है? फॉर नॉन परफेक्ट रेडिएटर, मतलब जो रेडिएटर the radiator which is not a perfect radiator, which is not a good emitter, मतलब जिसकी रेडिएशन एमिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसको कहते हैं नॉन परफेक्ट रेडिएटर और द नॉन परफेक्ट एमिटर। समझ में आया? ओके, ये है। अगर परफेक्ट एमिटर है तो उसके लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू 4। तो ये फॉर्मूला इसके लिए है, दिस इज फॉर परफेक्ट रेडिएटर, मतलब जो बहुत ही अच्छा रेडिएटर है, जो बहुत कैपेबल है, एफिशिएंट है रेडिएशन को एमिट करने में, उसके लिए ये फॉर्मूला है। इन दिस, ये जो सिग्मा है, दिस सिग्मा इज नोन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और उसकी जो वैल्यू है वो है 5.69 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन रेज टू 4, राइट? सो ये जो लॉ है, दिस लॉ वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट स्टीफन। जो स्टीफन नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके यह फैक्ट एस्टैब्लिश किया था, और जो बोल्ट्जमैन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने थियोरेटिकली उसको बाद में एस्टैब्लिश किया था। So this is known as the Stefan-Boltzmann's law. Student, here ये जो E है, that E is known as the emissivity. उसको क्या कहते हैं? उसको emissivity कहते हैं। If it is a black body, तो उसकी वैल्यू होती है 1. Remember this. For the black body, the emissivity is found to be 1, which is the highest value. For the tungsten, उसकी जो वैल्यू है that is found to be 0.4. Okay, so this is about the Stefan-Boltzmann's law. Okay, now I will explain you something else in this connection. Suppose there is a body at a temperature T. So T is equal to temperature ऑफ बॉडी। एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है कैपिटल T. दिस बॉडी इज केप्ट इन द सराउंडिंग विच इज एट अ टेम्परेचर Ts. तो Ts क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है। एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो क्या होगा स्टूडेंट? अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या होगा? बॉडी विल लूज द हीट एनर्जी। बॉडी विल लूज द हीट एनर्जी। जैसे एक रूम है एंड ऑन द टेबल इन दैट रूम एक चाय का कप रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर ऑफ द टी विल बी मोर देन द टेम्परेचर ऑफ द रूम। चाय गर्म होती है रूम के कंपैरिजन में, रूम के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो उस टाइप की सिचुएशन यहां पर है। So if the temperature of the body is more than the temperature of the surrounding, then what happens? The body loses the heat energy. Body क्या करती है? Body heat energy loss करती है। Okay? तो here the net rate at which body loses heat energy, बॉडी जिस रेट से हीट एनर्जी अपने में से लॉस करेगी, दैट इज dQ/dt, जिसको आप H भी बोल सकते हैं। सो dQ/dt इज द नेट रेट एट विच द बॉडी लूजेस द हीट एनर्जी। उसका फॉर्मूला है E सिग्मा A T⁴
minus Ts raised to 4. So this is also an important formula. समझ में आया स्टूडेंट? तो दिस इज अबाउट द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है? अगर आप एज इट इज लिख दोगे तो भी चलेगा. यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि if there is a body at temperature T, if it is placed in the surrounding which is at temperature Ts, then and if T greater than Ts, then ये सब आपको लिख देगा. ठीक है? So this is about Stephen Boltzmann's law. Student, our next topic is Newton's law of cooling. Suppose there is a vessel and in that vessel there is either a hot water or there is a hot milk. If that vessel is kept on the table in the room, then what happens? Obviously, the temperature of the hot water or the hot milk is more than that of the surrounding. So, this hot water and the milk loses the heat energy and its temperature decreases. So here there is a question: what is the rate of loss of heat energy? What is the rate of decrease in the temperature? Or what is the rate of cooling of body? देखो, बॉडी अगर हीट एनर्जी लॉस करेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट मीन्स body is cooling. So what is the rate at which the body is cooling? Body के cool होने का rate क्या है? तो this was determined by the scientist Newton and that is known as the Newton's law of cooling. आई बात समझ में? ठीक है. तो स्टूडेंट, सपोज एक बॉडी है and if the temperature of the body is T2. T2 क्या है? T2 is temperature of body. The surrounding is at temperature T1. तो T1 is temperature of surrounding. उसके आजू बाजू का टेम्परेचर T1 है. And here T2 is more than T1. बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ग्रेटर है. तो यहां पर बॉडी हीट एनर्जी लॉस करेगी. द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, the rate of loss of heat energy is proportional to temperature difference. Is proportional to what? Temperature difference. Temperature difference between the body and the surrounding. तो यहां पर dq by dt जो है, that is the rate of loss of heat energy. dq by dt क्या है? It is the rate of loss of heat energy. It is proportional to T minus Ts. और स्टूडेंट, यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा नेगेटिव साइड. नेगेटिव साइड में क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो बॉडी हीट एनर्जी लॉस करती है. तो अल्टीमेटली बॉडी की हीट एनर्जी कम होते जाती है. बराबर? बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी है वो कम होते जाती है बिकॉज बॉडी इज losing the heat energy. So this negative sign is for the loss. So that, तो converting this proportionality into the equality, यहाँ पर मैं एक constant इंट्रोड्यूस करता हूँ, that is the constant k. बराबर? ये एक constant k है, तो this is t minus ts. इसको हम डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से. स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो k है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. वो क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. एंड दिस पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. नंबर 1, एरिया ऑफ द बॉडी. पॉजिटिव कांस्टेंट डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है बॉडी के एरिया के ऊपर और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉडी के ऊपर, बॉडी के टाइप के ऊपर. समझ में आया आपको ये लॉजिक? ठीक है. नाउ
Suppose there is a mass, there is a body of mass m. M is mass of body. एक body है, उसका mass m. The specific heat of the body, specific heat of the body is S. This body is at temperature T2. T2 क्या है? T2 is the temperature of the body, right? So this body loses the heat energy. Suppose in the dt time, dt is equal to time interval. एक टाइम इंटरवल हमने लिया है, that is dt, and dt2, this dt2 is the decrease in the temperature in that time interval. dt2 is what? Decrease in temperature in the time interval dt. Is that clear? Okay. So here the heat energy lost by body, heat energy lost by body, जो body heat energy loss करेगी वो कितनी होगी? That dq is equal to ms dt2. dq is the heat energy lost by the body when its temperature decreases by dT2. आई बात समझ में? ठीक है. तो here the rate of loss of heat, rate of loss of heat, तो जो rate of loss of heat है that is dq by dt. तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ये जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है ms dt2 by dt. सिंपली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड पर हमने dt से डिवाइड कर दिया. तो dt से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिला? हमें मिला रेट ऑफ लॉस. सो हियर वी हैव इक्वेशन नंबर 1 एंड वी हैव इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, you see that ms dt2 by dt is equal to k t minus ts, बराबर. और यहां पर फॉर्मूला के अंदर माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन मैंने यहां पर लिख दी. ओके. सो हियर t माइनस ts लिख सकते हैं, या तो फिर t2 माइनस t1 भी ले सकते हैं. ठीक है. यहां पर मैंने t माइनस ts किया है, के अंदर नोटेशन यहां पर तो t माइनस ts किया है, हियर इज टेकन t2 माइनस t1. द मीनिंग इज सेम, नोटेशन चेंज है बट मीनिंग इज सेम. हियर t इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ts इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. हियर आल्सो t2 इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड t1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. बराबर. एक एप्रोप्रिएट नोटेशन लिया है t2 एंड t1. सो dt by dt, dt2 by dt is equal to minus k upon ms t2 minus t1. So we can write dt2 upon t2 minus t1 is equal to minus capital K into dt. Just rearranging the terms. ये dt को राइट साइड पर ले लिया, t2 minus t1 को लेफ्ट साइड पर ले लिया. बराबर. अच्छा, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 3 डिनोट करो, और ये जो k है वो k भी एक कांस्टेंट है. दिस इज द कैपिटल K एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल k अपॉन ms. राइट. सो वी हैव दिस इक्वेशन. अब स्टूडेंट क्या करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड पर इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है. सो इंटीग्रेट बोथ साइड. तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dt2 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू माइनस k इंटीग्रेशन dt. वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन लाइक दिस. नाउ हियर वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग बेस की x. द मीनिंग इज सेम.
और दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो यहां पर कैसे अप्लाई होगा दैट आई टेल यू, आई लव ऑल दिस। सो लुक, यहां पर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर कैसे अप्लाई होगा, log of e t2 minus t1, log of e t2 minus t1 is equal to minus k and there is x, मतलब it is t, okay? So minus k into t plus c. Student, there is a method of integration कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा करना हमेशा जरूरी नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली सम डिटेल कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, वी डिड नॉट हैव टू गो इन दैट डिटेल। इंटीग्रेशन में जब भी हम सम करेंगे, मतलब फिजिक्स में जब भी इंटीग्रेशन का यूज आता है, यूजुअली वी डोंट हैव टू पुट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे समझाया हुआ है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन बहुत कम प्लेसेस पर यूज होता है, बट एट वेरी रेयर प्लेस वी हैव टू पुट सच कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो log of e2 minus t1 base e is equal to minus kt plus c, we have this, ठीक है। तो t2 minus t1 is equal to e raised to minus kt plus c। तो ये मैंने किया स्टूडेंट। अब आप एक बात समझो कि ये कैसे लिखा है। तो मैथ्स में जो लॉगरिथम है उसमें एक रूल है कि log of e to the x is equal to y। तो ये है log of e to the x, ये है log of base e to the x is equal to this whole y, बराबर। तो ऐसा अगर है तो उसको ऐसे लिखा जाता है x is equal to e raised to y। So we will follow that। और हमने वैसा लिखा t2 minus t1 लिखा जैसे x है, तो ये पूरा x है, तो लिख दिया हमने t2 minus t1 is equal to e की पूरी पावर, जो y होता है वो पूरा पावर में आ जाता है। सो वी कैन राइट, अच्छा ये सिर्फ एक लॉ है आपको समझाने के लिए, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो t2 is equal to t1 plus e raised to minus kt plus c। So we have this formula, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेपरेटली लिखा है t1 plus e raised to c e raised to minus kt, पावर को सेपरेट कर दिया है। So t2 is equal to t1 e raised to c e raised to minus kt। So t2 is equal to t1 plus e raised to c एक कांस्टेंट है, तो उसको आई थिंक c डैश से डिनोट किया है, तो c डैश e raised to minus kt। तो we have this formula। Using this formula we can determine the temperature, we can determine the rate of cooling। हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग डिटरमाइन कर सकते हैं, जो सब फॉर्मूला हमने डिस्कस किए। एंड T1 इज व्हाट, जो मैंने आपको समझाया, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो आफ्टर सर्टेन टाइम t, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, t टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, दैट कैन बी ऑब्टेन दिस फॉर्मूला। और स्टूडेंट मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है T2 is equal to T1 c dash एक कांस्टेंट e raised to minus kt। तो in this formula there is an exponential function। What does it mean? That the temperature of the body decreases exponentially। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। बुक में ये नहीं समझाया है, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो यहां पर एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं कैपिटल टी वर्सेस स्मॉल टी का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, मतलब जब भी कोई क्वांटिटी का वेरिएशन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, इट इज लाइक दिस, ऐसा। व्हाट डज इट मीन? कि इनिशियली द बॉडी कूल्स फास्ट, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस रैपिडली, बट इन द लेटर टाइम, मतलब बाद में, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस स्लोली एंड द रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें इनिशियली जो फॉल होता है, जो गिरावट होती है, इनिशियली द फॉल इज हाई, बट आफ्टर दैट द रेट ऑफ फॉल इज लेस। एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि सपोज आपने पानी को गर्म किया है, सपोज आपने पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, मतलब इट स्टार्टेड बॉइलिंग, ठीक है, और फिर आपने उसको हीट सोर्स पर से हटा दिया, तो बॉडी का टेम्परेचर 100 से 90 होगा। 100 से 90 होने में सपोज 1 मिनट का टाइम लगता है आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द हीट सोर्स। 90 से 80 होने में 1 मिनट नहीं लगेगा, इट विल बी सपोज 1.5 मिनट। 80 से 70 होने में it may take suppose 2.2 मिनट, और 70 से 60 होने में it may take suppose how much 3.5 मिनट। मतलब आप देखो कि 100 से 90 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होने में 1 मिनट लगा, बराबर। 90 से, ओके, यहां पर मैंने वैल्यूज थोड़ी सी रॉन्ग ले ली है। 100 से 90 होने में 1 मिनट, हाँ, 100 से 90 डिग्री बराबर लिखा है। 100 से 90 डिग्री मतलब 10 डिग्री जितना टेम्परेचर डिक्रीज होने में 1 मिनट का टाइम लगा, बट 90 से 80 अगेन 10 डिग्री का डिफरेंस है, उसके लिए 1.5 मिनट का टाइम लगा। 80 से 70 होने में अगेन इट इज अ 10 डिग्री फॉल इन द टेम्परेचर, पर अब टाइम 1.5 से भी ज्यादा टाइम लगेगा। और फिर 70 से 60 अगेन इट इज अ फॉल इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, तो जो टाइम लगेगा वो 2.2 से ज्यादा होगा, इट में भी 3.5, ऐसे रफली मैंने वैल्यू ली है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी इज मोर, द रेट ऑफ कूलिंग इज फास्ट, but in the later part the rate of loss of heat energy decreases, the rate of decrease in the temperature also decreases। तो यही एक्सपोनेंशियल जो कर्व होता है उसकी स्पेशलिटी होती है कि इनिशियली जो रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये मैंने आपको जस्ट ऐसी एग्जांपल के लिए समझाया है। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल 11.8 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्वेश्चन समझो, अ पान मतलब एक कंटेनर है, वेसल है, filled with hot food cools from 94 degree centigrade to 86 degree centigrade. T1 94 degree centigrade to T2 86 degree centigrade in a 2 minute. जो टाइम लगता है इसके लिए वो कितना लगता है? 2 मिनट का टाइम लगता है। ओके, when the room temperature is at 20 degree centigrade, room temperature, room मतलब surrounding 20 degree centigrade, how long will it take to cool from 71 degree centigrade to 69 degree centigrade? तो T1 डैश की जगह T3 भी ले सकते हैं, बराबर, T3 T4 भी ले सकते हैं। चलो मैं T3 ले लेता हूं। T3 कितना 71 डिग्री सेंटीग्रेड
और T4 कितना 69 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? ओके, एक बार फिर से समझा देता हूं। एक पान है, मतलब एक वेसल है, वेसल के अंदर कुछ गरम गरम खाना है और वो जो हॉट फूड है उसका टेम्परेचर 94 से 86 डिग्री जितना फॉल होता है। उसके लिए 2 मिनट का टाइम लगता है। रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। शायद रूम में एसी चालू होगा या तो फिर विंटर की कंडीशन होगी। क्वेश्चन ये है कि उस फूड का टेम्परेचर 71 से 69 तक होने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आया? अच्छा, यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से समझ लो तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। दिस कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर एंड दिस स्मॉल टी इज फॉर द टाइम। तो डेल्टा कैपिटल टी बाई स्मॉल टी इज इक्वल टू के टी एवरेज माइनस टी एस। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। हमने जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के टॉपिक में हमने वहां पर जो देखा था वही है। नोटेशन थोड़े से बदल दिए हैं। डेल्टा टी बाई डेल्टा टी बराबर इज इक्वल टू के, वहां पर भी के था। ठीक है, देखो मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं कि वहां पर जो फॉर्मूला था उसी टाइप का फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नोटेशन खाली बदल गया है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है फ्रॉम इक्वेशन 11.15 एंड 11.16 वी हैव, उसके नीचे की जो लाइन है वहां पर लिखा है माइनस ms। आई जस्ट राइट यू हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। माइनस ms dt2 by dt इज इक्वल टू के T2 माइनस T1, ये वाला फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा नोटेशन में डिफरेंस है। कैसे? ये जो ms है ना उसको k के डिनोमिनेटर में लो तो ये आया कैपिटल के। क्लियर हुआ? ये है T2 by dt, तो उसके लिए मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि इट इज फॉर द स्मॉल डिफरेंस। देखो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, आई फॉरगेट टू टेल यू दैट टाइम, Newton's law of cooling is for a small temperature difference. Means in that situation it is more appropriately applicable. Here temperature difference is large, मतलब comparatively large है। तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के, और यहां पर T2 था बराबर। T2 उसके जगह लिया है T एवरेज। T2 क्या था? T2 था बॉडी का टेम्परेचर, और यहां पर बॉडी के दो अलग अलग टेम्परेचर है इसलिए उनका एवरेज लेना पड़ेगा। एंड T1 वाज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उसकी जगह TS लिया है। समझ में आया? ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो नंबर 1 डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, तो पॉजिटिव डिफरेंस ले लेगा 94 माइनस 86 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस बाई 2 इज इक्वल टू के। एवरेज टेम्परेचर में 94 प्लस 86 डिवाइड बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। क्लियर? सो 94 माइनस 86 क्या होता है? इट इज 8 बाई 2 मतलब 4, तो 4 इज मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट हियर। 4 इज इक्वल टू के, 4 इज इक्वल टू के, एंड हियर ये कितना होगा? 90 180, ये 90 है, 90 180 मतलब 90 माइनस 20 बराबर। एंड आई थिंक वी कीप इट एज इट इज। चाहो तो आप इसमें के की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो बराबर। तो बुक में कैसे किया? बिकॉज इट इज द इलस्ट्रेशन। ओके, उन लोगों ने 70 ही रखा है, फिर बाद में उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो दिस इज k इंटू 70, दिस इज 4। आप एक काम करो, ऐसे लिख लो k इज इक्वल टू 4 बाई 70, सो दिस इज 2 बाई 35, इक्वेशन 1। ठीक है, हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन नंबर 2, इसके लिए
71 से 69 टेम्परेचर हो रहा है, तो 71 माइनस 69, 71 माइनस 69। हियर टाइम इंटरवल इज अननोन, जो हमें फाइंड करना है। तो डेल्टा टी डैश, एवरेज टेम्परेचर विल बी 71 प्लस 69, 71 plus 69 divided by 2 and temperature of surrounding is 20. So 71 minus 69 होगा 2, तो 2 by delta T dash, ऐसा K तो रह गया मेरा, सॉरी K, जिसकी वैल्यू है 2 by 35. तो दिस इज 2 by 35. 71 plus 60 मतलब 140 उसका डिवाइड बाय 2, 70 minus 20, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल दोनों साइड से, तो 1 अपॉन डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 35 और ये होगा 50। तो आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, नो नथिंग, मुझे लगा गलत आंसर आने वाला है। तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 35 बाई 50। सो डेल्टा टी डैश 0.7, ठीक है। यूनिट क्या होगा? तो टाइम का यूनिट मीटर है, सॉरी मिनट है, तो दिस इज 0.7 मिनट। तो दिस इज 0.7 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या होगा 4.2 बराबर। व्हाट इज द आंसर? 42, सॉरी 42 सेकंड। So delta T dash is 42 seconds. This is the answer.